चुनावी शंखनाद में आज हम बात करने पहुंचे शिक्षाविद, समाज सेवी और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी से, जो अभी दरभंगा शिक्षक से अभी एमएलसी के उम्मीदवार भी हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि पिछले बार भी इन्होंने दरभंगा शिक्षक एमएलसी के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्होंने कुछ कम मतों से चुनाव हार गए। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों के प्रति आवाज़ उठाना इन्होंने नहीं छोड़ा। इस बार भी इन्होंने चुनावी मैदान में उतरा है, लेकिन देखना यह है कि इस बार कितने कारगर होते हैं और कहां तक शिक्षकों के लिए ये काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी से। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी जो बिहार सरकार में सर शिक्षा, समाज और रोजगार को लेकर जो परेशानियां हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी बिहार ही नहीं, हमारी मातृभूमि भारत ही नहीं, वरन संपूर्ण विश्व एक वैश्विक त्रासदी से गुजर रहा है। वर्तमान सदी के लिए यह एक संपूर्ण मानवता के सामने चुनौती है, लेकिन इस पेंडेमिक के दौर में भी बिहार की सरकार शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील है और शिक्षा की दशा और दिशा कहां जा रही है, ये आपका मूल प्रश्न है। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई और जो सूबे बिहार का ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदुस्तान का एक बेहतरीन सेवा संगठन है, के राज्य इकाई का संयुक्त सचिव हूं। साथ ही साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के अधिसद सदस्य के रूप में भी शिक्षकों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला हुआ है। आपने जो प्रश्न किया है कि वर्तमान में समाज और शिक्षा के प्रति बिहार की सरकार की क्या नजरिया है, यह बहुत ही गूढ़ और माकूल प्रश्न है। शिक्षा के प्रति समाज के नजरिया पर ज़्यादा प्रकाश न डालते हुए, चूँकि यह एक अलग मामला है, चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊं कि बिहार की वर्तमान सरकार, जिसके मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के जो प्रयास उनके स्तर से किए जा रहे हैं वो यथेष्ट नहीं है। विकास के अन्य कार्य से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र के कार्यों की तुलना करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएं उनकी प्राथमिकता में है, लेकिन वास्तव में शिक्षा का विकास जहां केंद्रित है, विकास की आधारशिला शिक्षा है तो शिक्षा की आधारशिला शिक्षक है। शिक्षक यदि संतुष्ट होंगे, शिक्षक यदि सम्मानित रहेंगे, तभी संभव है कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जा सके। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम यह बिहार की सरकार का ध्यान इन बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि न्याय के साथ विकास का जो उनका नारा है, उस नारा को अमली जामा पहनाने के लिए उनको अपनी प्राथमिकता की सूची में शिक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा। और इस कड़ी में वर्तमान में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और अन्य शिक्षक संगठनों के द्वारा अपने संवैधानिक मांगों की पूर्ति के लिए जो आंदोलन किए गए हैं और इस वैश्विक त्रासदी के कारण जो आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर स्थगित की गई है, उस ओर भी हम इशारा करना चाहेंगे कि सरकार को पूरी संजीदगी के साथ शिक्षकों के लिए संविधान सम्मत समान काम के लिए समान वेतन के समकक्ष सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पे लेवल 7 और पे लेवल 8
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए का वेतनमान, समान सेवा शर्त और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके शिक्षा के विकास की दिशा में सरकार को एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। सर, माध्यमिक से डिग्री स्तर तक के वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जब वित्त रहित शिक्षक और कर्मियों की चर्चा होती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विगत 40 वर्षों से शोषण का दंश ये वित्त रहित शिक्षक और कर्मी झेल रहे हैं। कांग्रेस नीति सरकार ने जब वित्त रहित शिक्षा नीति को इजाजत दी, उस समय ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करने वाले या ऐसे शिक्षण संस्थान में सेवा के लिए इच्छुक या सेवा में आने वाले शिक्षक कर्मचारी कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि हमारी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। 40 वर्षों में एक सेवा शर्त नहीं बन पाया माध्यमिक से लेकर वित्त रहित डिग्री स्तर तक के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारियों का। मैंने पूर्व में भी एक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सिपाही के नाते एक शिक्षक संगठन के उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर रहने के नाते लगातार वित्त रहित कर्मियों के लिए संघर्ष की शुरुआत की और वर्तमान में भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से और व्यक्तिगत स्तर पर माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो अभी वित्त मंत्री जी भी हैं, सहित अन्य माननीय विधायक एवं विधान पार्षदों से मिलकर इन वित्त रहित भाई बहनों की समस्याओं के निदान के लिए मैं काम करता रहा हूं। वर्तमान परिस्थिति में जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा 600 से अधिक वित्त रहित इंटर महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा गया था, तो मैंने एड़ी चोटी की पसीना एक करके माननीय विधायक और विधान पार्षदों का सहयोग लेके माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाई थी। संप्रति भी जब इंटर में नामांकन का दौर आया तो एक बार फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह खेल खेली गई, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार जी को, मैं धन्यवाद देता हूं संजीव श्याम जी को, मैं धन्यवाद देता हूं वित्त रहित संगठन के नेता आदरणीय राम बिनेश्वर जी को, आदरणीय जयनारायण सिंह मधु जी को, आदरणीय गणेश प्रसाद सिंह जी को, आदरणीय शंभू जी को और अन्य नेताओं को कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा और आकांक्षा तो थी ही, मेरे भी अनुरोध का सम्मान करते हुए इन लोगों ने बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति जी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ बात करके इस तात्कालिक समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढा और आज मैंने अखबारों में देखा है कि मेरा प्रयास रंग लाया है। केवल राजकीयकृत और परियोजना उच्च विद्यालयों में ही नहीं, बल्कि बिहार के इंटरमीडिएट महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय जो प्रस्वीकृति प्राप्त हैं में भी बच्चों का नामांकन होगा। वहां के शिक्षक और कर्मचारी को एक साजिश के तहत आइसोलेट करने की दृष्टि से ये सारे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे संजीदगी के साथ इस समस्या का अस्थायी समाधान कैबिनेट निर्णय के माध्यम से कर दें और मुझे उम्मीद भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस बिंदु पर अपना ध्यान देकर कैबिनेट से इस समस्या का अस्थायी समाधान करेंगे। साथ ही साथ इस दिशा में मैं यह भी कहना चाहता हूं
कि सरकार के द्वारा जो घोषित एनडीए की सरकार ने ही वित्त रहित के कोड को समाप्त करने की दिशा में एक कारगर कदम उठाई, अनुदान की शुरुआत की, अनुदान देना भी प्रारंभ हुआ। लेकिन खेदजनक है कि अनुदान का भी नियमित भुगतान नहीं हो रहा है। विगत कई सत्रों के अनुदान लंबित हैं। बहुत से शिक्षण संस्थानों में अगर कुछ सत्रों के अनुदान निर्गत भी हुए हैं तो कुछ इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजों में छोटी मोटी आंतरिक समस्याओं को आधार बनाकर उनके अनुदान रोक लिए गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर कोई समस्या वहां है तो अविलंब उसका निराकरण करके वहां के शिक्षक कर्मचारियों का लंबित जो अनुदान है, जिस सत्र का अनुदान अन्य शिक्षण संस्थानों में हो गया, उसको अविलंब निर्गत करें। साथ ही साथ जो अनुदान सभी शिक्षण संस्थानों का बकाया है उसका भी भुगतान सुनिश्चित करें। लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अस्थायी समाधान के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, से निवेदन किया है और उनको बताया है कि घाटा अनुदान, सरकार के सामने घाटा अनुदान की शुरुआत करना कोई समस्या नहीं है। सरकार जितना अनुदान देती है, अगर महाविद्यालयों और विद्यालयों के आंतरिक स्रोत से जो राशि आती है उस राशि को और अनुदान की राशि को जोड़ दिया जाए और एक बजट बना ली जाए स्थापना मद का, तो 10 से 15% अधिक देकर ही संपूर्ण बिहार के माध्यमिक से लेकर डिग्री स्तर तक के शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मचारियों के लिए घाटा अनुदान की व्यवस्था हो जाएगी। वे संतुष्ट हो जाएंगे और आज उच्च शिक्षा जो मूल रूप से ऐसे वित्तरहित कर्मियों और शिक्षकों पर ही टिकी हुई है, ऐसे शिक्षण संस्थानों पर ही टिकी हुई है, जीवंत हो जाएगा और हमारे बच्चों के भविष्य के सामने जो अंधेरा छाया हुआ है वह अंधेरा छट जाएगा और एक स्वर्णिम बिहान हमारे सामने प्रस्फुटित होगा। सर, मदरसा और संस्कृत के शिक्षक की समस्याओं के निदान के लिए आपके स्तर से कौन सी पहल की गई? मदरसा और शिक्षक संस्कृत क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षकों ने भी वित्तरहित कर्मियों की तरह एक लंबे समय तक त्रासदी झेली है, लंबा संघर्ष किया है और उस संघर्ष में भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का योगदान रहा है। मदरसा के शिक्षकों के लिए कोई कारगर वेतनमान नहीं था, संस्कृत के शिक्षकों के लिए कोई कारगर वेतनमान नहीं था। मैंने और अन्य शिक्षक संगठन से जुड़े हुए लोगों ने और माननीय विधायक और विधान पार्षदों ने प्रयास करके इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षण किया। मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में मदरसा के शिक्षकों के लिए और संस्कृत के शिक्षकों के लिए वेतनमान की स्वीकृति की। हमेशा मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों के लिए एक साथ निर्णय लिए जाते थे, लेकिन आज हमारे संस्कृत के जो शिक्षक भाई हैं मदरसा के शिक्षकों की तुलना में वे असंतुष्ट हैं। इस ओर भी मैंने शिक्षा विभाग और सरकार का ध्यान आकर्षण किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है और सरकार जो चाहती है सबका साथ सबका विकास, उसके लिए सरकार मेरे द्वारा जो कुछ मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों और उनके कर्मियों के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं, मेरे द्वारा जो अनुरोध किए गए हैं, उसके आलोक में उन शिक्षकों को भी, चाहे वे शिक्षक नियोजित शिक्षकों की भांति संविदा पर ही कार्यरत क्यों नहीं हो, उन शिक्षकों के लिए भी सरकार मदरसा में जैसे वेतनमान लागू किया उसको लागू करे। साथ ही साथ जिस तिथि से इसका निर्णय हुआ है उसका लाभ संस्कृत और मदरसा दोनों शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, नोशनली लाभ के वो हकदार हो रहे हैं, उन्हें उस तिथि से लाभ दिया जाए, क्योंकि संस्कृत शिक्षा आज गर्दिश के दौर से गुजर रही है और संस्कृत से हमारी संस्कृति बनेगी और हमारी संस्कृति बनेगी तभी हिंदुस्तान का विजय पताका संपूर्ण विश्व में फहरा सकता है। इसीलिए मेरा प्रयास जारी है और मुझे उम्मीद है कि बिहार की वर्तमान सरकार मदरसा और संस्कृत शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान भी अतिशीघ्र करेगी। सर, आप चुनाव जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मैं 2014 में भी चुनाव के मैदान में था। मैं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
के सम्मानित मतदाताओं का आभारी हूं कि उस चुनाव में भी उन्होंने सर्वाधिक प्रथम वरीयता का मत मुझे दिया, लेकिन कुछ मतों के अंतर से मैं सदन के माध्यम से उनकी सेवा करने से वंचित रह गया। लेकिन मैं हार कर भी उनका आभारी हूं, कोई जीत कर भी उनके लिए कृतज्ञ नहीं रहे। मैं प्रारंभ से कहता आ रहा हूं कि अगर शिक्षक समुदाय के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से मुझे बेहतर सेवा का अवसर मिलता है, मैं बिहार विधान परिषद जैसे उच्च सदन के सदस्य के रूप में उनकी सेवा का सौभाग्य पाता हूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बिहार विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधियों की जो पुरानी गौरवमयी परंपरा थी, जिस परंपरा को स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी, हमारे माननीय महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी और संप्रति श्री केदारनाथ पांडे जी निर्वहन करते आए हैं, उस शानदार परंपरा को मैं स्थापित करूंगा और एक बार फिर बिहार विधान परिषद को शिक्षक सदन के रूप में सम्मान दिलाऊंगा। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि मैं बिहार विधान परिषद के अंदर शिक्षकों की आवाज बन के रहूंगा, चाहे वो शिक्षक नियोजित हों, वे शिक्षक वित्त रहित हों, वे शिक्षक वित्त सहित हों, वे संस्कृत के हों, वे मदरसा के हों, वो केंद्रीय विद्यालय के हों कि नवोदय विद्यालय के हों, वो मिथिला विश्वविद्यालय के हों कि कृषि विश्वविद्यालय के हों, वो चिकित्सा विद्यालय के हों या अभियंत्रणा महाविद्यालय के हों, वो बीएड कॉलेज के हों या आईआईटी के हों, आईटीआई के हों, किसी भी कोटि के जो शिक्षक होंगे, उनकी समस्याओं की आवाज़ बनना, उनकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को विवश करना ही मेरी सबसे बड़ी